आने वाले समय में आपका पैसा बैंक में रखने के लिए आपको पैसा देना पड़ेगा। ये चीज़ आपके सामने आएगी, इसके लिए भी आप तैयार रहिए। जो काम करने का टाइम है वो शायद 15 घंटे का होने जा रहा है, तो ऐसे में आपका समय अवधि बढ़ेगा। विलम्ब से रिटर्न भरने का नियम जो है उसमें भी अब ज़्यादा बड़ी पेनल्टी लगेगी। कुल मिला के 1 अप्रैल से जीवन और कठिन होते जा रहा है। मंदिर, मस्जिद, मूर्तियाँ, इन्होंने कभी कुछ आपको दिया नहीं है। दिया है तो अस्पतालों ने दिया है, स्कूलों ने दिया है, कॉलेजेस ने दिया है, रोड ने दिया है, पोर्ट ने दिया है, एयरपोर्ट ने दिया है। नमस्कार, स्वागत है आपका हिंद वॉइस में। लेकर आया हूँ आपका अपना कार्यक्रम अशोक वानखेड़े बोलता है। अशोक वानखेड़े बोलता है तो फिर अशोक वानखेड़े तोलता है। लेकिन मार्च 31 है आज, कल से नया फाइनेंशियल ईयर शुरू हो रहा है। राजनीतिक बातें तो बहुत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बांग्लादेश गए। बंगाल तो लगातार जा ही रहे चुनाव के लिए, लेकिन बांग्लादेश में भी गए थे एक आयोजन में। वहाँ उन्होंने ये बोल दिया कि बांग्लादेश के संघर्ष में वो जेल चले गए। उसके बाद देश के तमाम लोग वो जेल ढूंढ रहे हैं जिसमें वो चले गए। लेकिन फिर वो मोदी जी है, मोदी जी क्या बोलते हैं, कैसे बोलते हैं और उसको कैसा जस्टिफाई बाकी अंधभक्त करते हैं। यदि इसकी एक किताब छापी जाए तो इससे बड़ा व्यंग हो नहीं सकता। फिलहाल हम उससे भी बात नहीं करेंगे। बांग्लादेश आज़ाद हो गया है, बांग्लादेश अपनी राह पे चल रहा है। बांग्लादेश की आज़ादी का वो जश्न था। मोदी जी जेल गए नहीं गए, बीजेपी ने संघर्ष किया नहीं किया, किसके नेतृत्व में कौन गया, ये इस पे अब बस मजाक ही उड़ रहा है देश में। दूसरी ओर मोदी जी ने केरल में एक बहुत बड़ी बात की। उन्होंने कहा कि लेफ्ट की सरकार ने वही किया, जनता के साथ धोखा दिया, जैसा कि जीसस क्राइस्ट को उनके खास आदमी ने धोखा दिया था। सीधा जीसस क्राइस्ट से जोड़ के कहीं ना कहीं जो क्रिश्चियन कम्युनिटी है, वोटर्स है केरल में, उनको साधने का प्रयास किया। लेकिन लोग भूलते नहीं। लोग लेफ्ट ने क्या किया और जीसस क्राइस्ट के साथ किसने धोखा किया, इससे ज़्यादा केरल के लोग, क्रिश्चियन लोग ये मायना रखते हैं कि उनकी जो 2 नन थी उनके साथ उत्तर प्रदेश में क्या हुआ, लव जिहाद के नाम पे उत्तर प्रदेश में क्या हो रहा है। ये तमाम बातें हैं। हमारे नेताओं को लगता है कि जनता मूर्ख है। हम बोले जाते हैं, लोग तालियां पीटते हैं, लेकिन जनता की याददाश्त अब इतनी कम नहीं रही है। मुझे लगता है जनता भी बादाम खाने लगी है। जनता का भी अच्छे दिन आए हैं, जैसे कि नरेंद्र मोदी कहते हैं। तो अब जनता इस बात को भूलती नहीं, सवाल पूछती है। आज का युवा सवाल पूछता है। सोशल मीडिया ने हर चीज़ आपके सामने आईने के साथ जैसा रखा है। जो आप बोलते हो वो आपको ध्यान रखना होता है, क्योंकि वो किसी भी दिन आपके सामने आपका ही प्रतिद्वंदी बन के सामने आता है। लेकिन फिलहाल मैं आज आप सबके कुछ काम की बात बताने जा रहा हूँ। मैंने कहा था 1 अप्रैल से नया फाइनेंशियल ईयर शुरू हो रहा है। कुछ बहुत सारी चीज़ें अपने जीवन में होंगी, जैसे कि AC, टीवी ये थोड़ा सा महंगा हो जाएगा। स्मार्टफोन के दाम भी बढ़ेंगे, क्योंकि बजट में ये सारी बातें हुई है। बजट जब आता है तब बजट में इतना सारी क्लियर चीज़ें सामने नहीं आती, लेकिन उसकी मार सही मायने में कैसी पड़ती है वो 1 अप्रैल से आपको देखने को मिलेगी। हवाई सफ़र का भी जो शुल्क है उसमें भी महंगा हो गया है। वाहन की कीमतें भी ज़्यादा हो जाएगी। डाक बैंक में जमा और निकासी महंगी हो जाएगी। इसका मतलब यदि पोस्ट ऑफ जो इंडियन पोस्ट बैंक है, पेमेंट बैंक, उसमें यदि आपने 25,000 से ज़्यादा की रकम निकाली तो आपको शुल्क लगेगा, और 10,000 रुपये से ज़्यादा जमा करने पे भी आपको शुल्क लगेगा। एक नया सिस्टम बैंकिंग में शुरू हो रहा है। आने वाले समय में आपका पैसा बैंक में रखने के लिए आपको पैसा देना पड़ेगा। ये चीज़ आपके सामने आएगी, इसके लिए भी आप तैयार रहिए। दूसरी बात, जब हम बोलते हैं कि गाड़ियाँ महंगी हो रही हैं, तो गाड़ियों में जो एयर बैग्स होते हैं वो कंपलसरी हो गए हैं। कि पहले ये थे कि एक बड़ी लग्जरियों में ये सुविधा होती थी, एक्सीडेंट होने के बाद एयर बैग आता है जिससे मरने वाले की संख्या थोड़ी सी कम हो जाती है। ये सेफ्टी फीचर है, ये अब 1 तारीख से शायद कंपलसरी हो रहा है। PF जो जमा होता है आपका, उस पर टैक्स लगेगा। एक सरकार उगाई का एक नया तरीका ढूंढ रही है और आपको पैसा देना पड़ेगा, यानी आपके हाथ से निकासी है। वेतन हाथ में कम आएगा क्योंकि PF का कंट्रीब्यूशन बढ़ेगा। आपका जो काम करने का टाइम है वो शायद 15 घंटे का होने जा रहा है, तो ऐसे में आपका समय अवधि बढ़ेगा। आपका जो PF है उसका कंट्रीब्यूशन बढ़ेगा। PF का कंट्रीब्यूशन बढ़ेगा तो आपके हाथ में जो सैलरी आती है, ये ज़्यादातर सरकार और जो कॉर्पोरेट हाउसेस में लोग काम कर रहे हैं उनको मार पड़ेगी। जो ITR होता है उससे प्री रिटर्न ITR, प्री फील्ड ITR भी आपको मिल सकता है। जो 75 साल से ज़्यादा के बुज़ुर्ग हैं उनको
अब आईटी रिटर्न, इनकम टैक्स रिटर्न नहीं भरना होगा। इनकम टैक्स का यदि आपने नहीं समय पे भरा तो जो टीडीएस है वो दुगने रेट पे इकट्ठा होगा। ये सुनने में बहुत इजी लगता है, लेकिन ये बहुत बड़ी मार करेगा आप पे। उसके बाद जो जिनके बैंक है, देना बैंक हो गया, विजय बैंक हो गया, कॉर्पोरेशन बैंक हो गया, आंध्रा बैंक, ओरिएंटल बैंक, यूनाइटेड बैंक, इलाहाबाद बैंक, ये सारी बैंक एक दूसरे में अमलगमेशन हुई है, एक दूसरे में ये मर्ज हुई है। ऐसे में अब इनकी चेक बुक्स आपको वापस करनी होगी, नई चेक बुक्स इनसे लेनी होगी, क्योंकि अब जो एफसी जो कोड होता है वो शायद अब चेंज नज़र आता जाएगा आपको। पेंशन फंड पर ऊंचा शुल्क लगेगा, और पैन कार्ड और अब आधार कार्ड लिंक होने की वजह से आपकी आय आप छुपा नहीं पाओगे। विलम्ब से रिटर्न भरने का नियम जो है उसमें भी अब ज़्यादा बड़ी पेनल्टी लगेगी। कुल मिला के 1 अप्रैल से जीवन और कठिन होते जा रहा है। जो रिपोर्ट्स बताती है राज्यों की आय लगातार घट रही है, सरकार जो राज्यों को शेयर देता है जीएसटी में उसमें विलम्ब होते जा रहा है, सरकारों के पास पैसा नहीं है, राज्य सरकारें उधारी पे चल रही है। सरकार बार बार कहती है कि आप उधार ले लो, लेकिन वो लोन चुकाएंगे कब? क्योंकि अब धीरे धीरे सारे राज्यों पे और केंद्र सरकार के भी डेब्ट सर्विसिंग यानी कर्जों पे जो ब्याज चुकाया जाता है उसका खर्चा ज़्यादा बढ़ते नज़र आ रहा है। ये तमाम बातें हैं, और ये जो कर्ज लेना या आप उधार लेके राज्य चलाना, ये एक पेन किलर जैसा है, टेम्परेरी जुगाड़ है, लेकिन इसको मूल से नष्ट करने के लिए आपको आपकी आय बढ़ानी पड़ेगी। लेकिन जीएसटी के चलते राज्य सरकारों की आय बहुत सीमित हो गई है, और केंद्र सरकार राज्य सरकारों को ना तो नुकसान भरपाई वो दे पा रही है, ना वो पैसा जीएसटी का अपना शेयर भी समय समय पे दे पा रही है, क्योंकि केंद्र सरकार के पास अपने खुद लाले पड़े हुए हैं। ऐसे में केंद्र सरकार बिकने जा रही है तमाम चीज़ें। मैंने पहले भी आपको किसी एपिसोड में बताया था कि सरकार कैसी किसी चीज़ें बिक रही है और क्या क्या बेच रहे हैं, और आपने बड़ा पसंद भी किया उसको। लेकिन जो बिक रहा है वो तो बिकता ही है, और बिकने वाली लिस्ट हर महीने हर सप्ताह नई लिस्ट आएगी, नई चीज़ें आएगी, तो आपको ताज्जुब नहीं होना चाहिए। कुल मिला के अब ये देश के जनता के ऊपर है कि आपको मेहनत करनी होगी, आपको इनकम बढ़ाना होगा, आपको अपनी इनकम के सोर्सेज बढ़ाने होंगे, आपको अपने खर्चे कम करने होंगे, ताकि आप अपना खुद का घर का जो इकोनॉमिक्स है, जो अर्थशास्त्र है, उसको ठीक करें। टैक्सेस भी अब देने पड़ेंगे। कई जगह टैक्सेस में जो चोरी होती है वो रोकनी होगी। अब इलेक्ट्रिसिटी भी महंगी होगी, पानी भी महंगा होगा, बहुत सारी चीज़ें होगी, और टोल टैक्स के भी रेट बढ़ रहे हैं। इसके बाद गडकरी जी ने तो बड़ी घोषणा कर दी कि टोल टैक्स रहेंगे नहीं, मतलब टोल के बूथ जो होते हैं वो नहीं रहेंगे, टैक्स रहेगा, और वो टैक्स जीपीएस से कंट्रोल होगा, जीपीएस के थ्रू दिया जाएगा। मैं आशा करता हूँ जीपीएस ठीक है, क्योंकि हमारे यहाँ जीपीएस के थ्रू यदि हम गूगल के भरोसे, मैप के भरोसे यदि कहीं जाते हैं तो अक्सर देखते हैं कि हम जहाँ जाना होता है उसके किसी तीसरे डायरेक्शन में चले जाते हैं। हमारे देश में जीपीएस ऐसा हो, कल से कंप्लेंट नहीं आए कि मेरी गाड़ी तो हल्टी नहीं, लेकिन इसके बावजूद मेरा टैक्स कैसा कट गया। ये तमाम चीज़ें टेक्निकल चीज़ें हैं, ये देखनी जाएगी। हमारे यहाँ इलेक्ट्रिसिटी का प्रॉब्लम है, हमारे यहाँ नेट की स्पीड का प्रॉब्लम है, हमारे यहाँ बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं। इन्हीं प्रॉब्लम्स के बीच में हम कॉम्पीट करना चाहते हैं यूरोप और अमेरिकन लोगों से, और बार बार हमारे प्रधानमंत्री 3 ट्रिलियन इकोनॉमी की बात करते हैं। सवाल 3 ट्रिलियन इकोनॉमी का नहीं है। 3 ट्रिलियन बोलने में मुझे भी कुछ नहीं जाता और आपको सुनने में भी कुछ नहीं जाता, आंकड़ा बहुत बड़ा होता है, और 3 ट्रिलियन होने के लिए फिर उतना आपको इस देश के विकास में पैसा झोंकना होगा, जो अब कहीं झुकता नज़र नहीं आता, क्योंकि सारे राज्य जो है वो अपने खर्चे ज़्यादातर मंदिर बनाने में और बाकी धार्मिक अनुष्ठानों पे ज़्यादा खर्चा करते हैं। और मैं बार बार कहता हूँ कि मंदिर, मस्जिद, मूर्तियाँ, इन्होंने कभी कुछ आपको दिया नहीं है। दिया है तो अस्पतालों ने दिया है, स्कूलों ने दिया है, कॉलेजेस ने दिया है, रोड ने दिया है, पोर्ट ने दिया है, एयरपोर्ट ने दिया है, आपको जो सुविधाएं हैं, बड़े बड़े डैम्स है, उसने दिया है। हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर लगातार मुंह खोले बैठा हुआ है, लेकिन उनका आउटपुट जो आता है उसके साथ भी हम न्याय नहीं करना चाहते। ये 3 जो एग्रीकल्चर के लॉज है, इसका झगड़ा अभी भी पड़ा हुआ है। सरकार शायद 2 मई के बाद इसकी तरफ ध्यान दे, क्योंकि 2 मई के चुनाव में बहुत सारी चीज़ें सामने आएगी कि ये चुनाव कैसे होते हैं, लोग मतदाता किस बेस पे आपको मतदान करते हैं। हिंद वॉइस पे मैं आपको प्रॉमिस करता हूँ कि हम हर राज्य पे
एक विशेष बुलेटिन आपके लिए लेके आऊँगा मैं, एक विशेष कार्यक्रम लेके आऊँगा। उस राज्य की तासीर, वो राज्य क्या कहता है, उस राज्य में क्या हो सकता है और संभावित अपेक्षाएँ लोगों की क्या है और लोगों का जनमानस का जो मानस है वो क्या कहता है। ये चुनाव के नतीजे 2 तारीख के दिन क्या हो सकते हैं, इसका एक बड़े मोटे मोटे तौर पे अनुमान आपके सामने लाने का प्रयास करूँगा। आज इतना ही, फिर मिलूँगा आपको नए विश्लेषण के साथ और इन तमाम 5 राज्यों के विश्लेषण के साथ। तब तक आप देखते रहिएगा हिंदू वॉइस।